हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की जो वीडियो रहने वाली है आपकी हिंदी विषय के लिए शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी ऑफ हिंदी की रहने वाली है। जैसा कि आपको मालूम है कि आपकी सीटेट एग्ज़ाम में 30% आपकी लैंग्वेज के आने हैं। आपने हिंदी को फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज में रखा होगा और इस 30 में से 15% आपकी पेडागोजी के आने वाले हैं। और इसी के लिए आज हमने ये स्टार्ट की है वीडियो स्पेशल फॉर हिंदी के लिए, शिक्षा शास्त्र जिसे आप कहते हैं, पेडागोजी ऑफ हिंदी। तो आपका जो पहला लेसन है वह है अधिगम एवं अर्जन। तो अधिगम जो है, अधिगम करना यानी सीखना, अर्जन करना मतलब अधिग्रहण करना, यही आपका टॉपिक का नाम है, फर्स्ट लेसन है। सबसे पहले हम जानेंगे अधिगम यानी लर्निंग के अर्थ को। तो अधिगम का अर्थ सिंपल सी बात है, हाँ, आप डेली अधिगम करते हैं, डेली कुछ ना कुछ चीज़ सीखते हैं, तो अधिगम का अर्थ यहाँ पर है सीखना। सीखना अधिगम का अर्थ है। आप यह कह सकते हैं कि अधिगम जो है या सीखना जो है किसी स्थिति विशेष, कोई स्थिति है, मान लो कोई भी स्थिति है, उस स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया यानी एक्टिव रिस्पॉन्स को दर्शाता है। अधिगम जो है ना, अधिगम बोलो या फिर आप क्या बोलो, सीखना है, वो कोई भी कंडीशन है, कोई भी स्थिति है, उस स्थिति के प्रति क्या दिखाता है, सक्रिय प्रतिक्रिया या एक्टिव रिस्पॉन्स को दर्शाता है। तो आप सबसे पहले तो जानेंगे कि अधिगम का अर्थ क्या है। तो अधिगम का अर्थ है सीखना। और सेकंड आप जो को आपको ध्यान रखना चाहिए कि अधिगम करना यानी सीखना जो है किसी स्थिति के प्रति क्या है, सक्रिय प्रतिक्रिया यानी एक्टिव रिस्पॉन्स को दर्शाता है। अब आगे चलते हैं। अधिगम जो है वो एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया किस तरह की मानसिक प्रक्रिया, जो जीवन पर्यंत चलती है, जो जीवन पर्यंत चलने वाली एक मानसिक प्रक्रिया है। आपको ये भी पता है कि यहाँ भी अधिगम जो है जीवन पर्यंत चलता है। हम पूरे जीवन काल में कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, हर रोज़ सीखते हैं कुछ ना कुछ। तो अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है और जिसके द्वारा हम क्या अर्जन करते हैं, हम ज्ञान का अर्जन करते हैं। अधिगम के द्वारा हम किसकी प्राप्ति करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति। यानी हम हर रोज़ जीवन पर्यंत हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो हम लोग जीवन पर्यंत अधिगम कर रहे होते हैं। आपको ये लाइन ध्यान रखना है कि अधिगम जो है जीवन पर्यंत चलने वाली एक मानसिक प्रक्रिया है और जिससे हम किसकी प्राप्ति करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। चलिए नेक्स्ट जानते हैं अधिगम की परिभाषा। देखो अर्थ जान लिया, अधिगम का अर्थ सीखना है। अधिगम की परिभाषा, अधिगम की परिभाषा में सबसे पहले हम जानेंगे प्रेसी के अनुसार अधिगम क्या है। तो अधिगम जो है, अधिगम एक अनुभव है। सही है, आप भी कुछ एक्सपीरियंस करते हो, अनुभव करते हो, तो आपको सीखने को मिलता है। सपोज करो एक आप टीचर हैं, तो फर्स्ट साल आपने पढ़ाना शुरू किया तो आपने बहुत सारी चीज़ों का अनुभव किया। तो सेकंड टाइम जब नए साल में अगले साल पढ़ाओगे तो आपको उन पिछली गलतियों से या पिछले अनुभव का फ़ायदा पूरा मिलने वाला है। तो अनुभव जो है वह भी एक अधिगम है। एक नो सीखिया जो स्टार्टिंग, जो मान लो कोई, आप मान लो एक अनुभवी टीचर हैं और एक नया टीचर अभी अभी आया है, तो वो बहुत सारी गलतियां कर सकता है, लेकिन आप वो गलतियां नहीं करोगे क्योंकि आपने उस चीज़ को जिया है, यानी आपने उस चीज़ का अनुभव कर चुके हो आप लोग। तो अधिगम एक अनुभव है जिसके द्वारा कार्य में परिवर्तन या समायोजन होता है। मान लो कोई कार्य है, आपको ऐसा कार्य करना पड़े कि आप उसमें, अगर मान लो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से उस कार्य को पहली बार कर रहे हो तो आप उसमें गलती कर सकते हो, लेकिन आपके पास अगर अनुभव है ना, तो आप उस कार्य में परिवर्तन भी कर सकते हो या उस कार्य में क्या कर सकते हो, समायोजन कर सकते हो या तालमेल बिठा सकते हो, यानी तथा व्यवहार की नवीन विधि प्राप्त होती है। यानी व्यवहार, कोई कार्य किस तरह से उसको हैंडल करना है, उसकी नवीन विधि आपको प्राप्त होती है। वो सारा कुछ किसके अनुसार प्राप्त होता है, अधिगम के अनुसार। तो एक बार फिर से देखो प्रेसी के अनुसार क्या है, प्रेसी क्या कहते हैं। प्रेसी के अनुसार अधिगम एक अनुभव है, सही है, जिसके द्वारा कार्य में परिवर्तन या क्या होता है, समायोजन होता है, समायोजन होता है और व्यवहार की एक नवीन विधि प्राप्त होती है, किसके द्वारा, अधिगम के द्वारा। ये किसने कहा, प्रेसी ने। अब आपको कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो अधिगम है ना, जो अधिगम है, अधिगम, तो अधिगम क्या है भी, किसी व्यक्ति के लिए सर्वांगीण विकास। अधिगम जो है ना, अधिगम व्यक्तित्व का, मान लेते हैं किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। अधिगम सर्वांगीण विकास में क्या है, सहायक होता है।
इसके द्वारा जीवन के जो लक्ष्य है ना, जीवन के लक्ष्य इनको प्राप्त करने में सहायता मिलती है। किसके द्वारा? अधिगम के द्वारा। देखो क्या बात है कि अधिगम जो है ना, अधिगम व्यक्तित्व, अधिगम किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व या व्यक्तित्व आप वर्ड यूज कर सकते हो। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है और इसके द्वारा जीवन के लक्ष्य जो है ना, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ठीक है जी। तो कुल मिला के आप अभी तक सीख चुके हो अधिगम, अधिगम का अर्थ और अधिगम की परिभाषा। आप ये भी कह सकते हो कि रटकर, कई बार देखा होगा आपने कई बच्चों को रट्टा मारते हुए, रटकर विषय वस्तु को याद करने को अधिगम नहीं कह सकते। मतलब यानी रट्टा मारना अधिगम नहीं है। अधिगम मतलब सीखना। यदि छात्र किसी वस्तु या विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने या उत्पादन करने अर्थात ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग या व्यवहारिक प्रयोग करने में सक्षम हो गया है, तभी उसकी सीखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? अधिगम कहा जाएगा। फिर एक बार फिर से देखो, अगर कोई विद्यार्थी क्या कर रहा है? रट्टा मार रहा है, रट के कोई ज्ञान अर्जित कर रहा है, रटकर विषय वस्तु को याद करने की को अधिगम नहीं कह सकते हैं। फिर अधिगम किसे कहेंगे? छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने या उत्पादन करने अर्थात ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करने में सक्षम हो गया है कोई बालक, तभी उसके सीखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? अधिगम। मतलब रट्टा मारना अधिगम नहीं है। तो अभी तक हमने जाना क्या? हमने जान लिया अधिगम का अर्थ। अधिगम का अर्थ क्या है? तो अधिगम का अर्थ सीखना है। अधिगम की परिभाषा को जान लिया। प्रेसी के अनुसार अधिगम अनुभव है जिसके द्वारा वो समायोजन कर सकता है, कार्य में परिवर्तन कर सकता है और एक व्यवहार की नवीन विधि प्राप्त कर सकता है। ये अधिगम है। अब चलते हैं, अब देखिए आगे और देखते हैं अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार को देखते हैं। तो अधिगम के प्रकार क्या क्या हैं? पहला देखिए, फर्स्ट है पहला क्रियात्मक अधिगम, दूसरा शाब्दिक या वाचिक अधिगम, तीसरा विचारात्मक अधिगम। तो तीनों अधिगम के बारे में आपको पता लग गया। फर्स्ट कौन सा है? क्रियात्मक अधिगम, सेकंड शाब्दिक या वाचिक अधिगम और थर्ड जो है विचारात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम को इंग्लिश में हम कहते हैं मोटर लर्निंग और शाब्दिक या वाचिक अधिगम को हम वर्बल लर्निंग बोलते हैं और थर्ड जो विचारात्मक अधिगम को हम कंसेप्चुअल लर्निंग कहते हैं। तो तीनों को नाम याद रखिएगा। पहले तो अधिगम के प्रकार कितने हैं? तो अधिगम के प्रकार 3 हैं, क्रियात्मक अधिगम, शाब्दिक या वाचिक अधिगम और विचारात्मक अधिगम। अब सबसे पहले पढ़ते हैं कौन से को? क्रियात्मक अधिगम को। क्रियात्मक अधिगम में क्या है? मोटर लर्निंग में क्या है? आपको ध्यान रखना है कि जो क्रियात्मक अधिगम है, क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप, क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। यानी क्रियात्मक अधिगम में क्रिया को ध्यान रखना। क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए, क्योंकि अधिगम का मतलब क्या है? सीखना है। क्रियात्मक अधिगम में भी क्या करेंगे? सीखेंगे। तो क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर क्या किया जाता है? ध्यान दिया जाता है। तो क्रियात्मक अधिगम में पता लगे आपको, क्रियाओं की गति और क्रियाओं के स्वरूप पर ध्यान दिया जाता है। किसके लिए? सीखने के लिए, क्योंकि अधिगम करना है मतलब सीखना है। दूसरा आपको ध्यान क्या रखना है? प्रारंभिक बाल्यावस्था में, कौन सी बाल्यावस्था में? प्रारंभिक स्टार्टिंग में। प्रारंभिक बाल्यावस्था में अनेक प्रकार के गतिवाही कौशलों को अर्जित करते हैं। गतिवाही कौशल मतलब ये शब्द याद रखना, गतिवाही कौशल
हम गतिवाही कौशलों को कहाँ अर्जित करते हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था में अनेक प्रकार के गतिवाही कौशलों को क्या किया जाता है? बालक के द्वारा अर्जित करते हैं। अब एग्जाम्पल देखेंगे गतिवाही कौशल को है कौन सा। तो बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुँचने और उसे पहचानने या समझने का प्रयास करना। द्वारा देखो क्रियात्मक अधिगम में क्या है कि बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुँचने, उसे पहचानने या समझने का प्रयास किया जाता है। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरे एग्जाम्पल क्या समझ सकते हैं? आपने कई बार बच्चों को खड़े होते देखा होगा बिना किसी सहारे के। तो बिना किसी सहारे के खड़े होना या चलने का प्रयास करना, खड़े होने का प्रयास या चलने का प्रयास करना, ये सभी आदि क्या है? एक तरीके से कौन सा गतिवाही कौशल है? साधारण गतिवाही क्रियाएं बोल सकते हैं। तो इस प्रकार की साधारण गतिवाही क्रियाओं को सीखा जाता है किसमें? क्रियात्मक कौशल में। अब देखिए दूसरा कौन सा? शाब्दिक या वाचिक अधिगम। शाब्दिक या वाचिक अधिगम, वर्बल लर्निंग। इसमें क्या कुछ होता है देखिए। शाब्दिक या वाचिक अधिगम में सीखने, देखो शाब्दिक या वाचिक अधिगम, इसके अंदर वाचिक अधिगम में क्या होता है? संकेतों के साथ साथ चित्रों, शब्दों, संकेतों, चित्रों, शब्दों या अंकों आदि के माध्यम से सीखना होता है। यानी शाब्दिक या वाचिक अधिगम में किसके माध्यम से सीखना होता है? संकेतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, शब्दों या अंकों आदि के माध्यम से सीखना होता है। तो इस प्रकार पता क्या होगा? यानी इस अधिगम में सीखने में सार्थक और निरर्थक दोनों ही प्रकार की सामग्री, किस प्रकार की सामग्री? सार्थक और निरर्थक दोनों ही प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है किसमें? शाब्दिक या वाचिक अधिगम में। तो इस प्रकार जो है, इस प्रकार शाब्दिक और वाचिक अधिगम से धीरे धीरे सरल समस्याओं के समाधान में क्रम से जटिल समस्याओं का क्या किया जाता है? समाधान। तो कौन सी समस्या की बात हो रही है? सरल समस्याओं से लेकर जटिल समस्या। पहले कौन सी समस्या? सरल समस्या, फिर उससे बाद में जटिल समस्या का क्या किया जाता है? समाधान। इस जो ये हम शाब्दिक या वाचिक अधिगम कर रहे हैं, इसमें इस अधिगम में पहले धीरे धीरे सरल समस्याओं का और बाद में जटिल समस्याओं का क्या किया जाता है? समाधान किया जाता है। और साथ ही वैज्ञानिक आविष्कार, यंत्रों और उपकरणों के निर्माण आदि का शिक्षण होता है। किसके निर्माण का? वैज्ञानिक आविष्कार, उसके अलावा यंत्रों और उपकरणों के निर्माण आदि का शिक्षण किसमें किया जाता है? शाब्दिक या वाचिक अधिगम में किया जाता है। शाब्दिक या वाचिक अधिगम के अंदर किया जाता है, वाचिक अधिगम में किया जाता है। हाँ जी, पहला तो कौन सा हो गया अपना? क्रियात्मक अधिगम। दूसरा शाब्दिक या वाचिक अधिगम। तीसरा है अब विचारात्मक। तीसरा कौन सा है? विचारात्मक। तो विचारात्मक अधिगम में क्या करना होगा देखिए। विचारात्मक अधिगम, कंसेप्चुअल लर्निंग में क्या होगा? विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन के अनुभवों को देखकर या सुनकर वह उस पर विचार करके जो कुछ भी सीखता है वह विचारात्मक अधिगम है। यानी विचारात्मक अधिगम में दैनिक जीवन या समाज को शामिल कर लो। विचारात्मक अधिगम के अंदर, इसके अंदर व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन के अनुभवों को देखकर उनको सुनकर एवं उस पर विचार करके जो भी कुछ सीखता है वह विचारात्मक अधिगम है। वह कैसा अधिगम है? विचारात्मक अधिगम है। और इस अधिगम के अंदर ना, विचारात्मक अधिगम के अंदर मनुष्य अपनी शारीरिक क्षमताओं की अपेक्षा मानसिक क्षमताओं का प्रयोग करता है। द्वारा देखो
कौन सी क्षमताओं का प्रयोग करता है? मानसिक क्षमताओं का प्रयोग करता है। मानसिक को बौद्धिक क्षमता भी बोलते हैं हम। कौन सी क्षमता बोलते हैं? बौद्धिक क्षमता। तो मतलब इस अधिगम में, विचारात्मक अधिगम के अंदर जो मनुष्य है ना, अपनी शारीरिक क्षमताओं की जगह उसकी अपेक्षा कौन सी? मानसिक बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करता है। कौन सी क्षमता का? बौद्धिक क्षमता का प्रयोग करता है। हाँ जी। तो अधिगम के प्रकार: क्रियात्मक अधिगम, मोटर लर्निंग, शाब्दिक अधिगम या वाचिक अधिगम, वर्बल लर्निंग, और तीसरा कौन सा अधिगम? तीसरा विचारात्मक अधिगम यानी कंसेप्चुअल लर्निंग। तीनों को हमने पढ़ लिया है। ये थे अधिगम के प्रकार। अब जानते हैं भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। चलिए भाषा, एक सेकेंड, हाँ भाई, नेक्स्ट अपना टॉपिक है भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। तो भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से बालक अपने विचारों भावों का क्या करता है? संप्रेषण करता है। संप्रेषण का मतलब क्या होता है? संप्रेषण करता है मतलब कम्युनिकेशन करता है, कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेशन बोलते हैं ना, कम्युनिकेट करना, एक दूसरे से अपने विचारों को मतलब तालमेल बिठाना, कम्युनिकेशन करना, संचार मतलब कम्युनिकेट करने का मतलब है कि ये अपने विचार दूसरों को, दूसरे के विचार अपने अंदर ग्रहण करना या सुनना, आपस में तालमेल बिठाना। तो कम्युनिकेशन जो शब्द है ना, COMMUNICATION, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करना, वही संप्रेषण है। कम्युनिकेट करना मतलब आपस में आपस में एक दूसरे से तालमेल जब बिठा लेते हैं ना, कम्युनिकेट कर लेते हैं, कम्युनिकेशन कर लेते हैं, उसी को संप्रेषण कहा गया है। तो आप बच्चा अपने विचार अपने दूसरों को बताएगा, दूसरे के विचार खुद ग्रहण कर सकते हैं, उसको समझ पाएगा, वही है कम्युनिकेशन करना यानी संप्रेषण करना। तो भाषा से करेंगे, कम्युनिकेशन किससे होगा? भाषा से होगा। वो भी मैं अपने विचार आपको बता पा रहा हूँ, किससे बता पा रहा हूँ? भाषा से। आपके विचार अगर मैं सुन पा रहा हूँ तो वह भी भाषा से। तो यही है संप्रेषण करना। तो बालक जो है ना, भाषा एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से बालक अपने विचारों एवं भावों का संप्रेषण करता है यानी कम्युनिकेशन करता है, कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेशन ही संप्रेषण है, ध्यान रखिएगा। संप्रेषण का अर्थ क्योंकि हिंदी में बड़ा ही हार्ड है, संप्रेषण, कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन। चलिए इसके अलावा दूसरों के भी, खुद के विचार तो बताता है भाषा से, दूसरों के विचारों और भावों को भी क्या करता है? समझता है। दूसरों के विचारों और भावों को भी किससे समझता है? संप्रेषण, उनका भी संप्रेषण करता है भाषा के माध्यम से। भाषाई योग्यता के अंतर्गत कौन कौन सी योग्यता है? मौखिक अभिव्यक्ति, सांकेतिक अभिव्यक्ति या लिखित अभिव्यक्ति। जो मैं बोल रहा हूँ मौखिक अभिव्यक्ति, अगर मैं आपके सामने होता, कोई इशारे से बात करता, तो वो सांकेतिक अभिव्यक्ति, और जो लिखा हुआ आप पढ़ पा रहे हो वो सारा कौन सा है? लिखित अभिव्यक्ति। तीनों ही सम्मिलित है किसमें? भाषाई योग्यता के अंदर। जो मनुष्य है अपने विचारों को अभिव्यक्त करने और समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए जिस प्रक्रिया के द्वारा भाषिक क्षमता का विकास करता है, वही क्या कहलाती है? भाषा अधिगम कहलाती है। तो भाषा अधिगम क्या है? मनुष्य अपने विचारों को, किस चीज़ को? अपने विचारों को, विचार शब्द मेन है। मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करने और समाज के साथ क्या करने? ट्यूनिंग उठाने, समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए जिस प्रक्रिया द्वारा अपनी भाषिक क्षमता, कौन सी क्षमता? भाषिक क्षमता का क्या करता है? भाषिक क्षमता का विकास करता है, वही क्या कहलाती है? भाषा अधिगम कहलाती है। भाषा अधिगम। चलिए ये हो गया भाषा अधिगम। अब देखिए बात करें अधिगम यानी कोई चीज़ को सीखना या सीखी हुई कोई बात है, तो उस सीखी हुई बात या सीखी हुई भाषा, अधिगम मतलब कोई सीखी हुई बात है या कोई सीखी हुई भाषा है, उस भाषा को एक नंबर ग्रहण करने की प्रक्रिया होगी। ग्रहण करने के बाद उसे समझने की क्षमता क्या करना? अर्जित करना तथा दैनिक जीवन में
उसे क्या करना, प्रयोग लाना, दैनिक जीवन में प्रयोग में लाने को भाषा अर्जन कहते हैं। देखो भाषा अर्जन, पहले था भाषा अधिगम, ये है भाषा अर्जन। तो भाषा अर्जन किसे कहेंगे, अधिगम या सीखी हुई भाषा को क्या करना, को ग्रहण करने की प्रक्रिया, फिर उसे समझने की क्षमता अर्जित करना, और उसके बाद में फिर दैनिक जीवन में प्रयोग लाने को क्या कहा जाएगा, भाषा अर्जन कहा जाएगा। तो भाषा अधिगम भी हो गया, भाषा अर्जन भी हो गया। अब ध्यान रखना, जो भाषा का अर्जन है ना, वो अनुकरण सिमुलाइजेशन के द्वारा होता है। भाषा का जो अर्जन है वो किसके द्वारा, अनुकरण मतलब कोई बच्चा क्या करेगा, कोई बड़ा बोल रहा होगा तो उसका क्या करेगा, उसको फॉलो करेगा, अनुकरण करेगा। तो बालक अपने वातावरण में जिस प्रकार लोगों को बोलते हुए सुनता है या लिखते हुए देखता है, उसी से ही अनुकरण के द्वारा वो सीखने का क्या करता है, अनुकरण के द्वारा सीखने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो यह हो गया भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। भाषा अधिगम को एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ। भाषा अधिगम क्या है, ध्यान रखिएगा, मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करने और समाज के साथ क्या करने, कम्युनिकेशन बिठाने, सामंजस्य बिठाने, तालमेल बिठाने, तो सामंजस्य स्थापित करने के लिए जिस प्रक्रिया के द्वारा भाषिक क्षमता का क्या करता है, विकास करता है, वही क्या कहलाती है, भाषा अधिगम कहलाती है। और उसी प्रकार एक दूसरा ये है भाषा अर्जन। भाषा अर्जन क्या है, आपने मान लो अधिगम की कोई सीखी हुई भाषा है, तो सीखी हुई भाषा को क्या करना, ग्रहण करने की प्रक्रिया, उसे समझने की क्षमता, ये जो भाषा है उसे समझने की क्षमता अर्जित करना। पहला तो ग्रहण करने की प्रक्रिया, दूसरा क्या चीज़ अर्जित करना, समझने की क्षमता अर्जित करना, और तीसरा प्रयोग कहाँ लाना, दैनिक जीवन में प्रयोग लाने को क्या कहा जाएगा, भाषा अर्जन कहा जाएगा टोटल। तो ये भाषा अधिगम हो गया और भाषा अर्जन हो गया है। नेक्स्ट अगला टॉपिक, भाषा अधिगम एवं अर्जन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के विचार, अलग अलग विद्वानों के विचार पढ़ते हैं। क्या कुछ है, किसको लेकर, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन को लेकर विभिन्न विद्वानों के विचार क्या कुछ हैं, उनको पढ़ते हैं। भाषा अधिगम एवं अर्जन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के विचारों को जानने से पहले देखिए कि यह बात अभी तक रहस्य बनी हुई है। कौन सी बात, कि आखिर इतनी कम उम्र में, इतने छोटे से अल्प काल में, अत्यंत कम उम्र के बावजूद एक जो बच्चा है वो जटिल भाषिक व्यवस्था कैसे समझ लेता है। मतलब एज उसकी हुई नहीं है, बहुत छोटा है, और फिर भी वो भी जटिल भाषिक व्यवस्था को समझ रहा है। कई बच्चे 3 या 4 वर्ष के होते न केवल एक अपितु 2 या 3 भाषाओं का धीरे धीरे क्या कर लेते हैं, प्रवाह करना सीख जाते हैं। मतलब ये अभी तक रहस्य बना हुआ है कि किस प्रकार कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 3 या 4 वर्ष के होते हैं, तो 1 2 नहीं, 1 या 2 या 3 भाषाओं का क्या कर लेते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यानी धीरे धीरे प्रवाह में प्रयोग करना सीख जाते हैं, यूज करना सीख जाते हैं। और यही नहीं, दिए गए संदर्भ में भी उपयुक्त भाषा का प्रयोग करते हैं। मतलब जो संदर्भ उनको दिया जा रहा है ना, उस दिए गए संदर्भ के अंदर भी क्या करते हैं, उपयुक्त भाषा का यूज करते हैं। और भाषा को सीखने के संदर्भ में जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है ना, कौन से मनोवैज्ञानिक, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, उनका मत है कि अभ्यास नकल रटने से भाषा का प्रयोग की क्षमता विकसित होती है। भाषा के प्रयोग की क्या चीज़, क्षमता जो है वो विकसित हो जाती है। तो कुल मिला के ये अभी तक रहस्य बना हुआ है कि एक छोटा सा बालक इतना कुछ कैसे कर पाता है, अभी तक कोई वैसे फाइनल नहीं है। लेकिन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक इतना कहते हैं कि अभ्यास नकल और रटने से भाषा के प्रयोग की क्षमता में क्या होता है, विकास होता है। चलिए अपने कुछ विद्वानों के बारे में जानते हैं। जैसे
चॉम्स्की क्या कहते हैं, या पियाजे क्या कहते हैं, या फिर वाइगोस्की क्या कहते हैं, इनके विचारों को जानते हैं। भाषा अधिगम को लेकर इनके क्या विचार हैं। तो सबसे पहले चॉम्स्की को जानते हैं। इनके अनुसार, चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक खोज, कौन सी खोज, वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती है। यानी कौन सी वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ कब चलती है, भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक खोज भी क्या चलती है, साथ साथ चलती है। और इस अवधारणा में, मतलब ये जो इन्होंने बोला है, कौन सी अवधारणा, कि भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक खोज भी क्या चलती है, साथ साथ चलती है। इस अवधारणा से आंकड़ों का अवलोकन, वर्गीकरण और संकल्पना निर्माण व उसका सत्यापन अथवा असत्यता का शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सकता है। किस चीज़ का योगदान, ध्यान से सुनिएगा। जो चॉम्स्की ने बोला है ना, ये अवधारणा जो बोली है, इस अवधारणा से आंकड़ों का अवलोकन, फर्स्ट आंकड़ों का अवलोकन, सेकंड आंकड़ों का क्या चीज़, वर्गीकरण, ठीक है, तीसरा संकल्पना निर्माण, और चौथा सत्यापन अथवा असत्यता का शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में क्या है, महत्वपूर्ण योगदान है। किस किस का, एक बार फिर से देखो। नंबर एक क्या चीज़, वर्गीकरण, किसका, आंकड़ों का अवलोकन या वर्गीकरण, अवलोकन मान लो। दूसरा, आंकड़ों का अवलोकन के बाद वर्गीकरण मान लो। तीसरा, आंकड़ों का क्या कर लो, वर्गीकरण के बाद संकल्पना निर्माण कर लो। और फिर उनका चाहे तो सत्यापन, ओके यस या नो, असत्यता में जो भी आपका उसका सत्यापन हुआ है, इन सब का शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। इस अवधारणा से, चॉम्स्की की अवधारणा से, चॉम्स्की ने ना 1959 में अपने रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर द्वारा यह मत स्पष्ट करते हुए कहा, क्या कहा कि बच्चों में भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। बच्चों में भाषिक क्षमता जो होती है वो क्या होती है, जन्मजात होती है। जन्मजात, ये वर्ड, ये लाइन किसने कही है, चॉम्स्की ने कही है। और किसके द्वारा कही है, 1959 में, 1959 में अपने रिव्यू ऑफ स्किनर्स वर्बल बिहेवियर, इसके द्वारा इन्होंने स्पष्ट किया अपने मत को। क्या कहा है कि बच्चों में भाषिक जो क्षमता होती है वो क्या होती है, जन्मजात होती है। अब जानते हैं कि पियाजे क्या कहते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग, पियाजे के अनुसार जो भाषा है ना, वो अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ क्या करती है, परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। दोबारा सुनो, पियाजे क्या कह रहा है। पियाजे कहता है कि जो भाषा है ना, वो अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। पियाजे ने ना संज्ञानात्मक विकास की टोटल 4 अवस्थाएं बताई है। कितनी, 4 अवस्थाएं। पहली, यानी इन 4 अवस्थाओं से बच्चा गुजरता है। ये अवस्था कौन सी है, पहली जो 0 से 2, जन्म से लेकर 2 वर्ष के बीच होती है, संवेदी गतिक अवस्था। कौन सी, संवेदी गतिक अवस्था 0 से 2, ये पियाजे ने बताई है। दूसरी क्या बताई है, 2 से 7 के बीच में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और इसके बाद में तीसरी अवस्था क्या बताई है, 7 से 11 वर्ष की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और फाइनली लास्ट में 12+ का जब हो जाता है उसमें बताइए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखिए 4 कौन कौन सी अवस्था बताइए। पहली 0 से 2, जन्म से 2 वर्ष तक संवेदी गतिक अवस्था। 2 से 7 में क्या बताइए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
और 12 प्लस में क्या बताइए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी 12 से वयस्क होने तक, 12 से वयस्क होने तक। तो ये किसने बताया है? प्याजे ने बताया है। प्याजे के अनुसार बालक आत्मसातीकरण एवं सामंजस्य के माध्यम से कई प्रकार की रूपरेखा बनाते हैं। जो बालक हैं वो आत्मसात करना, किसी चीज़ को ग्रहण करना, यानी आत्मसात करना, आत्मसातीकरण एवं सामंजस्य के माध्यम से कई प्रकार की रूपरेखा बनाते हैं। इस धारणा ने संपूर्ण शिक्षा शास्त्रीय विमर्श पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। किसकी धारणा ने? प्याजे की धारणा ने। प्याजे ने क्या कहा है कि जो बालक है ना, आत्मसात करता है, ग्रहण करता है, आत्मसातीकरण एवं सामंजस्य करता है, तालमेल बिठाता है, के माध्यम से कई प्रकार की क्या बनाते हैं, रूपरेखा बनाते हैं। और इस धारणा ने संपूर्ण जो शिक्षा शास्त्रीय विचार विमर्श है, विद्वान हैं, तो उनमें उनके विचार विमर्श पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। कौन सी? इस धारणा ने, प्याजे की धारणा ने। तो चलो, प्याजे के अनुसार अपने जान लिया। प्याजे ने टोटल कुल मिला के संज्ञानात्मक विकास को कितने भागों में डिवाइड किया है? 4 भागों में। कौन कौन से 4 भाग है? 0 से 2 वाली है, 0 से 2 गतिक संवेदी गतिक अवस्था, 0 से 2। इसके अलावा है 2 से 7 वाली पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर 7 से 11 वाली है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फिर फाइनली 12 प्लस यानी वयस्क होने तक जो है वो जो है कौन सी अवस्था है? अपने लास्ट औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोलेंगे। और प्याजे ने आत्मसातीकरण की अवधारणा से स्पष्ट किया है कि बालक आत्मसात करके और सामंजस्य के माध्यम से कई प्रकार की रूपरेखा बनाते हैं। और इस धारणा ने अनेक शिक्षा शास्त्रों के विचार विमर्श पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। चलिए लास्ट तीसरा पढ़ेंगे, किसके अनुसार? वाइगोस्की के अनुसार। वाइगोस्की के अनुसार वाइगोस्की क्या कहते हैं? वाइगोस्की ने तो समाज से कनेक्ट किया, बस समाज वर्ड आएगा तो वाइगोस्की का है। हम भी वाइगोस्की क्या कहते हैं? वाइगोस्की समाज के साथ कनेक्ट करके बोलते हैं, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। यानी समाज को कनेक्ट किया है बच्चे के साथ, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क, समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। साथ ही बच्चा अपनी भाषा के विकास के दौरान दो प्रकार की बोलियां बोलता है। कितने प्रकार की बोलियां बोलता है? यानी बच्चा जो है ना, अपनी भाषा के विकास के दौरान 2 प्रकार की बोलियां बोलता है। कौन सी? पहली बोली जो है आत्म केंद्रित है, दूसरी सामाजिक है। पहली कौन सी है? आत्म केंद्रित है, दूसरी कौन सी है? सामाजिक है। अब यहाँ ध्यान देखना कि जब आत्म केंद्रित होता है यानी आत्मोन्मुख होता है, आत्म उन्मुख होता है, आत्म प्लस उन्मुख आत्मोन्मुख होता है, तो भाषा के माध्यम से बालक स्वयं संवाद करता है। स्वयं संवाद करता है, संवाद करना मतलब बातचीत करता है। क्या करता है? आत्म उन्मुख जब बात आती है, आत्म उन्मुख भाषा के माध्यम से बालक स्वयं से संवाद करता है, स्वयं से, खुद से। और जबकि भाषा, सामाजिक भाषा जो है ना, सामाजिक भाषा के माध्यम से वैसे सारी दुनिया से संवाद स्थापित करता है, खुद से बात करता है, आत्मोन्मुख होता है, स्वयं से संवाद करना और बाकी शेष दुनिया से संवाद करता है। तो वो सामाजिक भाषा, सामाजिक लैंग्वेज का क्या करता है? प्रयोग करता है, यूज करता है। ये कौन कहता है? यानी समाज के साथ कनेक्ट करने की बात किसके द्वारा की जाएगी? वाइगोस्की के द्वारा की जाएगी। वाइगोस्की ने क्या कहा है कि वाइगोस्की का कहने का मतलब है कि बच्चा जो है ना, वो बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। और 2 प्रकार की बोली बोलता है, आत्म केंद्रित जो खुद सेल्फ बोलता है, स्वयं से संवाद करता है, और दूसरी सामाजिक बोली बोलता है जो दूसरी सारी दुनिया से संवाद करता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन, कंडीशनिंग। देखो, आपने वो पावलोव के वाले भूखे कुत्ते वाली स्टोरी सुनी होगी शायद, उसी की चर्चा करने वाले हैं हम। क्या कुछ है देखो, पावलोव ने अधिगम प्रक्रिया को समझने के लिए अनुबंधन, कंडीशन
प्लस ING कंडीशनिंग का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। यानी अनुबंधन कंडीशन क्या है, अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है, पावलोव ने। तो वैसे क्या है, पावलोव ने अधिगम प्रक्रिया को समझने के लिए अनुबंधन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसने क्या किया, पावलोव ने एक प्रयोग किया। उसने एक कुत्ते को क्या रखा, भूखा रखा और उसे एक मेज से बांध दिया, ठीक है। और उसके बाद में क्या किया, वो जो प्रयोग कर रहा है उसमें उसने, अब कुत्ता क्या है, भूखा है, ठीक है, मेज से बांधा हुआ है। अब इसको खाना जब देगा ना तो ये क्या करेगा, इस घंटी को बजाएगा। तो प्रयोग के दौरान घंटी बजाने के साथ ही कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया। कुत्ता भूखा है, मेज से बंधा हुआ है, भूख लगेगी, घंटी बजाएगा, पहले घंटी बजाएगा और फिर उसके सामने क्या रखेगा, भोजन रखेगा, ठीक है। अब भोजन रखेगा तो भाई भूखे व्यक्ति को भोजन मिले या भूखे जानवर को भोजन मिले तो वो मुंह से क्या टपकेगी, लार टपकेगी। तो उसकी लार क्या करती है, टपकती है। ये सभी के साथ होता है, इंसान को भूख लगी हो, कुछ खाने की चीज़ मिल जाए तो लार टपकना, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है। इस प्रयोग को उसने बार बार में क्या किया, दोहराया, बार बार में दोहराया। भूखा है कुत्ता, घंटी बजाई, घंटी बजाने के बाद खाना रखता है तो कुत्ते को लगता है कि घंटी बजने का मतलब है खाना आएगा, ठीक है, और उसके लार टपकेगी। तो उसने बार बार प्रयोग किया। तो लास्ट टाइम वो अंतिम चरण में क्या करता है, सिर्फ घंटी बजाता है, ओनली क्या करता है, घंटी बजाता है, क्या नहीं देता, भोजन नहीं देता। और वो देखता है कि बिना भोजन दिए ना तो भी उसकी उतनी मात्रा में लार टपक रही है जितनी भोजन को देख के टपकती है। मतलब पावलोव ने ये बताया है कि कुत्ते को भोजन से पहले इस घंटी की हैबिट होगी, घंटी बजने का मतलब भोजन। तो रियल में लास्ट में जब उसने घंटी बजाई तो उसके मुंह से लार टपकी, लेकिन उसने खाना नहीं दिया, बिना खाने देखे भी उसके मुंह से क्या टपक रही है, लार टपक रही है। तो कुल मिला के इस प्रयोग से उन्होंने क्या सिद्ध किया है कि मनुष्य जो प्रतिक्रिया प्राकृतिक उद्दीपन स्टिमुलस, तो नेचुरल उद्दीपन जो है को देखकर प्रकट करता है, उसी स्वाभाविक प्रतिक्रिया को कृत्रिम उद्दीपन से क्या कर लेता है, अनुबंधित करके भी प्राप्त किया जा सकता है। उद्दीपन का जो अर्थ है ना वो है उत्तेजित करना, उत्तेजित करना। मतलब पावलोव ने क्या स्पष्ट किया कि मनुष्य, ये मनुष्य है या जानवर है जो भी है, इसने स्पष्ट किया कि मनुष्य जो प्रतिक्रिया प्राकृतिक नेचुरल मतलब मनुष्य जो है, मानव जो है, जो प्रतिक्रिया प्राकृतिक नेचुरल उद्दीपन को देखकर प्रकट करता है ना, जो प्रतिक्रिया, वह प्रतिक्रिया ना, वही प्रतिक्रिया सेम उसी स्वाभाविक प्रतिक्रिया को कृत्रिम उद्दीपन यानी आर्टिफिशियल सिमुलस, यानी वहाँ पहले नेचुरल सिमुलस की बात हो रही थी, अब स्टिमुलस। पहले नेचुरल उद्दीपन से जो प्रतिक्रिया उत्पन्न की जा रही थी ना मानव में, मनुष्य में जो प्रतिक्रिया नेचुरल उद्दीपन, नेचुरल स्टिमुलस से को देखकर प्रकट करता है ना मनुष्य, वो सेम प्रतिक्रिया किसी आर्टिफिशियल कृत्रिम उद्दीपन, आर्टिफिशियल स्टिमुलस से भी अनुबंधित करके प्राप्त की जा सकती है। मतलब आप ज़रूरी नहीं है कि भोजन दो, भोजन को किससे कनेक्ट कर दिया, घंटी से। मतलब जो ये कुत्ता था, जो नेचुरल उद्दीपन का मतलब उत्तेजित होना, मतलब खाना मिल रहा था ना तो जो लार टपका रहा था वह सिर्फ घंटी बजने से भी लार टपकाने से कन्वर्ट कर दिया। तो कुल मिला के यहाँ पावलोव हमें मैसेज क्या देना चाहता है कि मनुष्य जो प्रतिक्रिया, ध्यान से सुनिएगा इसे, मनुष्य जो प्रतिक्रिया प्राकृतिक उद्दीपन नेचुरल स्टिमुलस को देखकर प्रकट करता है, उसी स्वाभाविक प्रतिक्रिया को कृत्रिम उद्दीपन यानी आर्टिफिशियल स्टिमुलस से अनुबंधित करके, अनुबंधन का सिद्धांत है ना ये, कंडीशनिंग, ठीक है, तो अनुबंधित करके प्राप्त किया जा सकता है। अनुबंधित कंडीशनर यानी जोड़कर, अनुबंधित करके, कंडीशनिंग वाला, ठीक है, करके प्राप्त किया जा सकता है। चलिए पावलोव का शायद आप पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत समझ गए होंगे। आगे करना है भाषा और अर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। कई कारक हैं,
वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में लेके आएंगे 2 नंबर पार्ट इसका लेके आएंगे। तो हम कर रहे हैं शिक्षा शास्त्र में पेडागोजी, हिंदी के अंदर शिक्षा शास्त्र पेडागोजी ही होता है, हम कर रहे हैं हिंदी की पेडागोजी। शिक्षा शास्त्र किसका? हिंदी का। 15% आने हैं पेडागोजी ऑफ हिंदी के। और फर्स्ट लेसन अधिगम एवं अर्जन हमारा चल रहा है। तो आज जितना पढ़ा है उसे कंटिन्यू अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको मिलता रहे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप आगे से शेयर कर सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइए, कुछ कमियां आपको लगे तो आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। और अपने सीटेट एग्ज़ाम के लिए इसको अच्छे से देख लीजिए, काफ़ी काम आने वाले हैं आपके पास। नेक्स्ट अगली वीडियो जो है हम लेके आएंगे भाषा अधिगम और भाषा अर्जन को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद में बालकों में भाषा का विकास है, भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था है, भाषा विकास की वास्तविक अवस्था है, शब्द भंडार विकास है। इन सभी को हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं और फिर कुछ अभ्यास प्रश्न भी करने वाले हैं इस लेसन के, लेसन नंबर 1 के। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।